बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण में हम संस्कृत भाषा शिक्षण सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जो फर्स्ट इकाई में है कि ये संस्कृत भाषा शिक्षण सूत्र किसे कहा जाता है। लेकिन इन चीजों को समझने से पहले, संस्कृत भाषा को समझने से पहले शिक्षण सूत्र समझना जरूरी है कि शिक्षण सूत्र किसे कहा जाता है। शिक्षण सूत्र आपने देखा होगा कि अपन गणित पढ़ते हैं, गणित में सभी पूरी गणित सूत्रों पे चलती है, क्योंकि सूत्र एक ऐसे बनाते हैं, एक ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को देखते हुए बालक उस चीज को सॉल्व कर लेता है, उस चीज को सरल बना लेता है और किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल लेता है। तो इस शिक्षण के भी कुछ सूत्र बनाए हैं। अब शिक्षण, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षण को क्या समझना जरूरी है। शिक्षण यानी टीचिंग ये तो अंग्रेजी में कहा जाता है, और अगर हिंदी में क्या है, तरीका, पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका। यानी आप कहीं भी पढ़ा रहे हो, बालक को पढ़ा रहे हो, या कहीं भी आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, या किसी अच्छी बात बता रहे हो, तो आपका पढ़ाने का, आपका समझाने का तरीका कैसा है। आपका मतलब है कि आप सामने वाले को किस तरह से अपने ज्ञान से संतुष्ट कर पाते हो, वही एक शिक्षण होता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक टीचर संस्कृत पढ़ा रहा है क्लास में, और संस्कृत बच्चों को समझ में आ ही नहीं रही, बच्चों को समझ में आई नहीं रही। कुछ समय बाद में उस संस्कृत टीचर का ट्रांसफर हो जाता है, और कुछ समय बाद में एक संस्कृत के नए टीचर आते हैं, और वही बच्चे जो क्लास में पढ़ रहे हैं, और वही किताब जो एक टीचर पहले पढ़ाता था, लेकिन वो बच्चे जब उसकी तारीफ करते हैं कि नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत ही अच्छा समझाते हो। देखो आप, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीचर भी वही है, शिक्षण में भी वही है, बच्चे भी वही है, लेकिन एक पढ़ाने का तरीका और पढ़ाने का समझाने का जो तरीका होता है, वो दो टीचरों में डिफरेंस होता है। एक टीचर के लिए कहते हैं कि यार ये तो सर बहुत हार्ड पढ़ाते हैं, बहुत कठिन बताते हैं, हमको समझ में नहीं आता, और एक सर कहते हैं कि नहीं यार सर जो पढ़ा रहे हैं बहुत समझ आ रहा है। यानी पढ़ाने का तरीका अलग होता है। इसी को हम टीचिंग कहते हैं, इसको ही हम शिक्षण कहा जाता है। यानी शिक्षण को हम अगर समझना चाहे तो कैसे कहेंगे कि शिक्षण यानी एक शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाते समय, ज्ञान देते समय कक्षा में ज्ञान देते समय तरीका अपनाता है, अपनाता है, उसे ही शिक्षण कहा जाता है, उसे ही शिक्षण कहा जाता है। यानी एक टीचर के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा जो टीचिंग में विधि यूज करता है, उसी को क्या कहते हैं, शिक्षण कहा जाता है। क्या कहता है, शिक्षण। आप एक बात बताओ कि अपने शिक्षण के 3 आयाम में, शिक्षण के 3 आयाम में, 3 आयाम में आपका 3 आयाम में कि शिक्षक पहला होता है, और दूसरा होता है शिक्षार्थी, और तीसरा है पाठ्यक्रम। ये तीनों मिलकर एक शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, एक शिक्षण प्रक्रिया को
पूर्ण करते हैं। शिक्षक के बिना शिक्षार्थी पढ़ नहीं सकता और शिक्षक पाठ्यक्रम के बिना शिक्षक शिक्षार्थी को पढ़ा नहीं सकता। यानी तीनों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन पाठ्यक्रम अपने पास में है और शिक्षक के पास है, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया अगर सही नहीं है तो वो शिक्षण पूर्ण नहीं हो पाएगा। शिक्षण को पूर्ण करने के लिए शिक्षण अच्छा होना चाहिए। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे हर्बर्ट स्पेंसर और कॉमोनियस इन दोनों ने मिलकर ये दोनों थे अपने कौन थे ये शिक्षा शास्त्री। इन दोनों ने मिलकर कुछ शिक्षण सूत्र बनाए। क्या बनाए? शिक्षण सूत्र बनाए, कुछ फॉर्मूले बनाए जिसको उपयोग करते हुए अगर एक शिक्षक एक क्लास में अध्ययन करवाएगा तो उसका जो शिक्षण होगा वो प्रभावी होगा, उसका शिक्षण चिरस्थायी होगा, उसका शिक्षण रुचिकर और आनंददायक और मतलब है कि महत्वपूर्णता रखेगा। तो वो शिक्षण सूत्र कौन से हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ज्ञात का मतलब है जो चीज अपने को पहले से मालूम हो, जो बालक को पहले से पूर्व ज्ञान हो, उन चीजों को बताते हुए अज्ञात बताना, जो चीज बच्चे नहीं जानते। यानी हमें शिक्षण में उन बातों को पहले बताना है, उन ज्ञानों को पहले बताना, उन विषय वस्तु को पहले बताना है जो बच्चा पहले से पहले जानता हो, पूर्व ज्ञान रखता हो, उसके बारे में जानकारी रखता हो। तभी हम जो चीज बच्चे नहीं जानते उसके बाद में बताएंगे, तो फिर वो उसमें एक क्रम रहेगा, उसमें इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा। यानी जो चीज पहले से जानता है बालक तो उसके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, अभिप्रेरणा पैदा हो जाएगी पढ़ने की और सीखने की। फिर हम उसकी अज्ञात यानी जो चीज वो नहीं जानते उसके बाद बताएंगे तो शायद उसको कठिनाई नहीं आएगी। अब दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सूक्ष्म की ओर। अब यहाँ पे स्थूल का मतलब होता है बड़ा हो, इसका क्या बड़ा हो। स्थूल का मतलब होता है बड़ा हो, यानी बच्चों को हमेशा बड़ी चीज पहले बताई जाए, बड़ा हो। यानी कोई चीज हमें किसी विषय वस्तु के बारे में बता रहे हैं तो हम उसका पहला बड़ा रूप पहले बताएंगे, क्योंकि बड़ी चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान बच्चा पहले करता है, उसके बाद में सूक्ष्म चीजों को समझता है। यानी पहले बड़ी बड़ी चीजों को बताना जरूरी है। बड़ी चीजें बताएंगे, बड़ी बातों को बताएंगे, बड़ी विषय वस्तुओं को बताएंगे, तभी वो छोटी बातों को समझ पाएगा। यानी बड़ी हम अगर पहले से सूक्ष्म से चीजें बताएंगे तो वो शायद बच्चा उलझ जाएगा। इसलिए हमें जो बड़ी चीजें हैं, जो विषय वस्तु बड़ी है तो उनको वास्तविक रूप से बताया जाए और छोटी चीजें बाद में बताई जाए। अब तीसरा पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण का मतलब होता है जो पूर्णाकार हो, पूर्ण आकार की हो। पहले वही चीज बताओ जो पूर्ण आकार की हो। यानी यही मैंने बताया कि स्थूल यानी बड़ा रूप, यानी किसी भी विषय वस्तु का बड़ा रूप पहले बताओ, उसके बाद में उस जो उसके अंदर है उसके छोटे छोटे रूप बाद में बताया जाए। यानी अगर मैं ये बोलूं कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। लेकिन ये पूछूं मैं डायरेक्ट बच्चों को ये पूछ लूं कि अकबर के साथ में कौन कौन लड़ने गया था या महाराणा प्रताप की जो सेना में था वो कौन कौन सैनिक लड़ने गए, तो शायद वो उस समय बच्चे नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमें पहले बड़ी चीज बतानी पड़ेगी।
कि पहले हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। अब उसके बाद में ये ज्ञात होने के बाद में हम एक एक अंश को डिवाइडेशन करके बताएंगे, जिससे बच्चों को समझने में और आसानी होगी और जल्दी समझेगा। इसके बाद में चौथा है ज्ञात से अज्ञात हो गया, स्थूल से सूक्ष्म भी हो गया, पूर्ण से अंश हो गया। अब सरल से कठिन भी हो, सरल से कठिन भी हो। हमेशा बालक पहले सरल चीज समझने की कोशिश करता है, जो आसान होता है उसको आसान तरीके से समझ लेता है। अगर हम पहले से ही अगर कठिन चीजों को बताने लग जाएंगे तो बच्चा उस चीज से उब जाएगा और उसको सीखने में उसको दिक्कत आएगी। तो हमेशा बच्चों के सामने सरल विषय वस्तु को पहले प्रस्तुत करना चाहिए और उसके बाद में जो कठिनाई वाले आने वाले जो बच्चों को कठिनाई आएगी उन विषय वस्तुओं को हमें बाद में प्रस्तुत करना होगा। इसलिए जो सरल चीजें हैं, जो सरल विषय वस्तु है, उनको बच्चों के सामने पहले पेश करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है इसके बाद ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्रशिक्षण। ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्रशिक्षण यानी अपने ज्ञानेंद्रियों ने देखे तो 5 ज्ञानेंद्रिय आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, यानी आंखों से देखना और कानों से सुनना और मुंह से बोलना, नाक से सुनना, ऐसी कई विषय वस्तु पाठ्यक्रम में जोड़े जाए जिससे इन सभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो समझने की कोशिश करे, सीखने की कोशिश करे। अब इसके बाद में छठा है विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य की ओर हमेशा कोई भी बात होती है तो विशेष बातों को पहले महत्व दिया जाता है। जो बातें महत्वपूर्ण होती है, जो बातें विशेष होती है, उससे में बालक पहले ध्यान देता है और उन्हीं बातों को पहले सीखने की कोशिश करता है। तो हमेशा हमें विशेष बातों को पहले बताना है। विशेष जो विषय वस्तु होती है उसी को पहले बताओ और सामान्य बातें जो जनरली बातें होती है उसको हम बाद में बताएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यानी सामान्य बातों को हम बाद में बताना चाहिए और विशेष बातों को पहले बताना चाहिए। अब नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक तर्क से। मनोवैज्ञानिक तर्क से कैसे, मतलब कि मनोवैज्ञानिक का एक ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। कोई भी कार्य जो बाद में होने वाली चीज है या बाद में कार्य होने वाला, उस कार्य को अगर हम पहले बताएंगे तो वो कार्य कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाएगा, उस कार्य का परिणाम नहीं निकलेगा। तो मनोवैज्ञानिक का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, कोई भी कार्य उसका क्रम होना चाहिए, क्रम निर्धारित होना चाहिए। जो विषय वस्तु अगर बच्चों को पहले समझानी है वो पहले ही सीखेगा और जो विषय वस्तु उसको बाद में सिखानी है वो बाद में ही सीखेगा। अगर बाद वाली चीजों को हम पहले सिखाने लग जाएंगे तो शायद बच्चों को उसमें घुटन सी महसूस होगी, तकलीफ आएगी और कठिनाई आने लगेगी। इसलिए बाद वाली चीजों को हमको पहले नहीं सिखाना है। नेक्स्ट है आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर। आगमन विधि और निगमन विधि आज के वर्तमान युग में सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। आगमन विधि में पहले उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद में नियम बनाया जाता है। यानी मैं अगर संस्कृत ग्रामर पढ़ाऊंगा तो अगर संधि बताऊंगा तो संधि के पहले उदाहरणों को प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद में उस संधि से क्या नियम बनता है उसके बाद में वो नियम बताऊंगा कि भाई आपने ये जो प्रस्तुत उदाहरण पढ़े उस प्रस्तुत उदाहरण से क्या नियम बना है। और नियमन विधि में क्या होता है कि पहले नियम बताया जाता है और नियम के बाद में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले उदाहरणों को बताना है, उदाहरणों से मतलब कि नियम की तरफ चलना है। पहले ही हम अगर बच्चों के सामने नियम प्रस्तुत कर देंगे तो शायद बच्चा उस चीज को, उस विषय वस्तु को समझने में उसको कठिनाई आएगी। तो पहले हमें उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब ये दोनों वर्ड आपको पहले समझने होंगे कि दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है। विश्लेषण का मतलब होता है कि जो छोटी विषय वस्तु है उसको विस्तारित रूप में बताना, उसको लंबे चौड़े रूप में बताना, यानी एक एक अंश को बताना, एक एक अंश को वर्गीकरण करके बताना। और संश्लेषण का मतलब होता है कि जो फैली हुई चीज को एक साथ समेटना, एक जगह समेटना। यानी अगर बालक के सामने अगर संश्लेषण वाली प्रक्रिया पहले बताई जाए तो उसको समझने में और सीखने में कठिनाई आएगी। विश्लेषण यानी पहले जो भी विषय वस्तु है उसको एक एक वर्गीकृत करके, एक एक अंश करके उसको समझाया जाए, तभी उस बालक को समझने में आसानी होगी। उसके बाद में अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब इसका मतलब होता है कि अनिश्चित यानी कोई भी बात अगर निश्चित न हो, किसी जिसका एक परिणाम नहीं निकलता हो, उसको बोलते हैं हम अनिश्चित। तो अनिश्चित अगर पहले बताई जाएगी तो शायद उसको समझने में दिक्कत आएगी। हमें जो निश्चित चीजें पहले अनिश्चित यानी अनिश्चित चीजों को पहले बताएंगे और फिर उसके बाद में निश्चित बातों को बाद में बताया जाएगा। तो ये थे अपने संस्कृत भाषा शिक्षण सूत्र, और इन सूत्रों के द्वारा ही एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने की कोशिश करता है और अपने शिक्षण को रुचिकर बनाने की कोशिश करता है। इन सूत्रों से ही अपने शिक्षण को एक अच्छा मतलब कि प्रभावशाली बना सकता है। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद। और एक आवश्यक सूचना, इस वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपने पिताजी का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। इसके लिए धन्यवाद।